हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग रहेगा नॉर्मल ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो से, क्योंकि आज मैं किसी मर्डर वगैरह से रिलेटेड बात नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करूंगा कि जिसमें से बच पाना बिल्कुल ही मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। लेकिन किस तरह से एक आदमी ने उस स्कैम में फंसकर अपनी जान तो बचाई ही बचाई, लेकिन अपने साथ साथ काफ़ी सारे और लोगों की भी जान बचाई। उस आदमी का नाम बोचा शंकर था, और जो बोचा शंकर की कहानी है वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। बात है साल 2018 की, जब बोचा शंकर इंडियन नेवी में 15 साल सर्व करने के बाद रिटायर हुआ था, और रिटायर होने के बाद एक आम नागरिक की तरह अपने घर विशाखापट्टनम लौट आया था। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और वो घर पर बैठे बैठे बोर होने लगा था। ऐसे में वो सोचता है कि भारत सरकार जो रिटायर्ड सैनिकों के लिए नौकरी के मेले वगैरह लगाती है, अगर वहां पर जाकर ट्राई करेगा तो हो सकता है वहां से उसे कुछ नौकरी वगैरह मिल जाए। उन नौकरी मेलों में कभी उसे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से निकाल दिया जाता था, तो कभी ये बोलकर कि नेवी का एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास फायर सेफ्टी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि इसके बाद उसने फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का कोर्स भी किया, लेकिन फिर भी उसको हर बार किसी न किसी कारण से हमेशा रिजेक्शन ही मिली, क्योंकि उन नौकरी मेलों की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। सिर्फ 10 नौकरियों के पीछे लगभग 2000 रिटायर्ड सैनिकों की एप्लीकेशंस थी, तो ऐसे में नौकरी उन मेलों से मिल पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला था। और इस चीज को बोचा शंकर भी अच्छी तरह से समझता था, और इसीलिए उसने और भी काफी सारी अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया था, लेकिन उन कंपनीज में भी बोचा शंकर को कोई जॉब नहीं मिली। एक बार तो एक एजेंट उसे पोलैंड में नौकरी लगवाने के बहाने उससे 6 लाख रुपए भी ठग लेता है। ऐसे ही नौकरियां अप्लाई करते करते उसे 5 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। साल 2023 शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, और इस टाइम तक उसके परिवार का जो माहौल था वो भी थोड़ा खराब होने लगा था। हालांकि अपनी जिंदगी के 15 साल उसने इंडियन नेवी में बिताए थे, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल खाली रहने की वजह से उसकी बीवी की नज़रों में उसकी इज्जत बिल्कुल ही जीरो हो गई थी। एक काफ़ी फेमस वेब सीरीज है गुल्लक, उसमें एक डायलॉग है कि खाली इंसान से तो जमीन भी चिढ़ती है, और बोचा शंकर की उस टाइम पर वैसी ही सिचुएशन थी। अगर कोई इंसान इतनी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में होता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी ट्रैप में फंसने के। इसीलिए जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं किसी भी फेक MLM स्कैम में फंसने के, या किसी भी फेक डेटा एंट्री टाइप की जॉब में फंसने के। क्योंकि इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये दुनिया घटिया लोगों से भरी पड़ी है, जो कि हर टाइम तैयार बैठे हैं किसी की गरीबी का या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं, तो बोचा शंकर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूर था, और ऐसे में उसके एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है जिसका नाम थिरुमाला था। वो बोचा शंकर को बोलता है कि उसके लिए सिंगापुर में एक नौकरी है, और जो रहना और खाना पीना है वो भी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है। अब अगर थिरुमाला कोई अननोन पर्सन होता तो चांसेस थे कि बोचा शंकर शायद उस पर विश्वास ना करता, लेकिन थिरुमाला उसका एक दूर का रिश्तेदार था, तो इसलिए बोचा शंकर को उस पर विश्वास हो गया। थिरुमाला ने उसे एक राजेश नाम के एजेंट से मिलवाया, और राजेश ने बोचा शंकर का वीजा वगैरह अप्लाई करने में मदद की। और अपने बेटे के 9वें जन्मदिन से सिर्फ कुछ दिन पहले मई 2023 में बोचा शंकर इंडिया से सिंगापुर के लिए निकल जाता है। उसकी फ्लाइट डायरेक्ट सिंगापुर की नहीं थी, बल्कि उसको बैंकॉक से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। और जब बोचा शंकर बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर बैठकर सिंगापुर की टिकट मिलने की वेट कर रहा था, तो उसके साथ जो कंपनी के एजेंट्स थे उन्होंने उसको सिंगापुर के टिकट देने के बजाय कंबोडिया की टिकट थमा दी। इस पॉइंट पर बोचा शंकर के हाथ पैर कांपने लगे, और उसने सीधा थिरुमाला को फोन किया और उसे बताया कि एजेंट्स ने उसको सिंगापुर की टिकट देने के बजाय कंबोडिया की टिकट थमा दी है। ऐसे में थिरुमाला उसको बोलता है कि हो सकता है कि तेरी जॉब कंबोडिया में लगी हो, लेकिन कंपनी ने पहले गलती से सिंगापुर बोल दिया होगा। लेकिन तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, कंपनी के ऑफिस दोनों कंट्रीज में है, सिंगापुर में भी और कंबोडिया में भी, तो तेरी जॉब कंबोडिया में भी लग जाएगी। थिरुमाला से बात करने के बाद शंकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, ये सोचकर कि चलो कम से कम जॉब तो मिली, सिंगापुर में नहीं तो कंबोडिया में ही सही। कुछ घंटों के बाद बोचा शंकर की फ्लाइट कंबोडिया में लैंड करती है, और उसको सीधा एयरपोर्ट से एक काफी ऊंची बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहां पहले दिन वो 6 अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज में बैठता है, लेकिन वहां पर भी उसकी कोई सिलेक्शन नहीं होती। जिसके बाद वो थोड़ा सा निराश महसूस करता है, लेकिन फिर अगले दिन उसको 10 और अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज में बैठने का मौका मिलता है, और इस बार किस्मत से उसको एक कंपनी सिलेक्ट भी कर लेती है। फाइनली कई सालों के बाद शंकर को कोई जॉब मिली थी, और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश था। और कंपनी के जो एजेंट्स थे उससे उसका पासपोर्ट मांगते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह करने के लिए, और शंकर उनको अपना पासपोर्ट खुशी खुशी दे देता है।
जब काम करने का दिन आया और वो लोग शंकर को काम समझाने लगे तो शंकर ने वो काम करने से साफ साफ मना कर दिया। और वो काम क्या था अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब शंकर ने काम करने से मना कर दिया और अपना पासपोर्ट मांगने लगा तो उस कंपनी में जो बॉस था वो एक चाइनीज़ आदमी था। उसने शंकर को बोला कि तेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो चुपचाप काम कर, नहीं तो जाकर एक काल कोठरी में सड़। और जब शंकर ने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने शंकर को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने शंकर को उस कमरे में कैद ही नहीं रखा बल्कि उसको कई दिनों तक बिना खाने और पानी के भी रखा गया। और साथ ही उसका हौसला तोड़ने के लिए उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की जाती थी और साथ ही साथ उसको करंट के झटके भी दिए जाते थे। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की वजह से और लगातार टॉर्चर होने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। और उसने सोचा कि अगर उसको इस पूरी मुसीबत से बाहर निकलना है तो सबसे पहले उसको इस कमरे से बाहर निकलना होगा। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो काम करने के लिए अग्री हो जाए। और ना चाहते हुए भी वो उस काम को करने के लिए मान जाता है जिसको करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। शुरू के 7 दिन उन्होंने बोचा शंकर को ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग को पिग बुचर स्कीम भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि सुअर को पहले खिला पिलाकर मोटा करना और फिर उसको हलाल करना। और इस स्कीम को उन्होंने 7 स्टेप्स में बांट रखा था। इनका पहला स्टेप था कि इंस्टाग्राम या फेसबुक से रियल लड़कियों की प्रोफाइल से फोटोज चुराकर एक फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना। फिर उनका अगला स्टेप था कि अमीर लड़कों को या अमीर पैसे वाले अंकलों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या सोशल मीडिया वगैरह पर ऐड करना। और जब इन दोनों चीजों के बाद उनके जाल में कोई फंसता था तो उनको रोमांटिक मैसेजेस वगैरह भेजे जाते थे और उनके साथ चैट वगैरह में फ्लर्ट की जाती थी। और जब सामने वाला इंसान इन फेक प्रोफाइल्स के प्यार में पड़कर बिल्कुल लट्टू हो जाता था तो फिर ये लोग एक फेक ट्रेडिंग ऐप का लिंक भेजकर उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोलते थे। अगर कभी किसी को इन पर शक होता था तो इस कंडीशन में इनके पास काफ़ी सारी औरतें भी थी जिनसे वीडियो कॉल वगैरह करवाकर कंफर्म करते थे कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बिल्कुल रियल है। इनके इस जाल में फंसकर काफ़ी सारे लोग अपने काफ़ी सारे पैसे इनके अकाउंट्स में डलवा देते थे। और इनका जो फाइनल स्टेप था वो ये था कि कुछ भी करके इंसान की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकलवा लो। जो लोग वहाँ पर नए थे उनका आईडी कार्ड पीले कलर का था और जो लोग वहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे और अब तक उनकी हिम्मत टूट चुकी थी उनके आईडी कार्ड लाल कलर के थे। लाल आईडी कार्ड वाले वर्कर्स के मुकाबले उन्होंने पीले आईडी कार्ड वाले वर्कर्स पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी थी। उस बिल्डिंग में जगह जगह पर सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स तैनात थे। वहां वर्कर्स का एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना भी अलाउड नहीं था। तो ऐसे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में किसी का वहां से बचकर निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। वहां काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे उनमें से हर एक को डेली 20 फोन दिए जाते थे और उन 20 फ़ोन से उन्हें 20 फेसबुक अकाउंट्स क्रिएट करके उनको फेक ईमेल अकाउंट से और फेक टेलीग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ता था। और फिर उसके बाद उन्हें कम से कम दिन की 100 फेसबुक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती थी, जिनमें से 3 रिक्वेस्ट्स का कम से कम एक्सेप्ट होकर शाम होने से पहले पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी था। और अगर कोई भी वर्कर ऐसा करने में नाकाम रहता था तो उस दिन उसको खाना नहीं मिलता था। शंकर के साथ वहां पर एक वर्कर काम करता था जिसने अपना टारगेट तो पूरा किया लेकिन फिर भी वो गिल्ट के कारण खाना नहीं खा पाया, क्योंकि जिस आदमी को उसने स्कैम में फंसाया था उस आदमी ने पैसे का नुकसान होने के कारण खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। वहां पर काम करने वाले जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादातर की हिम्मत टूट चुकी थी और उन्होंने अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल ही निकाल दिया था कि वो लोग कभी घर वापस जा भी पाएंगे। लेकिन शंकर उन सब से अलग था। वो एक नॉर्मल आदमी नहीं था बल्कि एक नेवी से रिटायर्ड फौजी था। और जितना भी टाइम शंकर वहां पर रहा उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती थी कि किसी तरह से उसे बस एक मौका मिल जाए वहां से निकलने का। वो हमेशा बस एक ही मौके की तलाश में था और फाइनली वो मौका आया। वो कंपनी वर्कर्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी जिसमें ओवर प्राइस्ड फूड और ओवर प्राइस्ड शराब होती थी। और वो भी एक तरह से कंपनी की तरकीब ही थी जो थोड़ी बहुत सैलरी वर्कर्स को दी जाती थी उनसे वो भी निकलवाने की। उन पार्टीज के बहाने से शंकर को मौका मिलता है और जब कंपनी के ज्यादातर वर्कर्स नशे में धुत थे उस टाइम पर शंकर मौका पाकर इंडियन एम्बेसी में फोन करता है और फोन कॉल इंडियन ऑफिशियल एएस भट्टी उठाते हैं। जब शंकर ने उन्हें अपनी सिचुएशन समझाई कि किस तरह से वो एक कंपनी के अंदर ट्रैप हो चुका है जहां पर हर तरफ गार्ड्स हैं, हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं और जो गार्ड्स हैं वो पूरी तरह से आर्म्ड हैं और उसको वहां से बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा और वहां से निकलने के लिए उसे इंडियन एम्बेसी की मदद चाहिए। तो ऐसे में एएस भट्टी साहब उसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, दीवार टाप के एक बार बाहर आ जाओ और किसी तरह से इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में पहुंच जाओ, तब मैं तुम्हें एक दिन का पासपोर्ट दिला पाऊंगा। साथ ही वो शंकर की मदद करने के बजाय उल्टा शंकर को ही ब्लेम करने लग जाता है कि तू वहां पर अपनी गलती से फंसा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इससे भी बुरा तो तब हुआ जब उस कंपनी के अंदर जो चाइनीज बॉस था उसको शंकर की इस फोन कॉल के बारे में पता चल गया, जिसके बाद शंकर को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो पिटाई के कारण बेहोश हो गया। लेकिन इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी शंकर ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से मौके की तलाश करने लगा। और जब उसे दोबारा मौका मिला तो उसने इंडियन एम्बेसी
में फोन करने के बजाय इंडिया अपनी वाइफ को फोन किया। उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो राजेश के ऑफिस जाए और शंकर को वापस से इंडिया लाने की बात करे। शुरू के कई दिनों तक तो राजेश शंकर की वाइफ को इग्नोर ही करता रहा, लेकिन जब शंकर की वाइफ ने उससे परेशान होकर उसको धमकी दी कि अगर अब वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो इंडियन नेवी में अपने पति के दोस्तों से उसकी शिकायत करेगी, इस पॉइंट पर राजेश काफी ज्यादा घबरा गया और फाइनली डर के मारे उसने शंकर की मदद करने की सोची, जिसके बाद लगभग 4.5 लाख रुपए भरकर फाइनली उसने शंकर को उस नर्क से फ्री करवाया। 1 साल तक गुलामी करने के बाद फाइनली शंकर मई 2024 में वापस इंडिया आया। वापस इंडिया आने के बाद जब शंकर लोकल पुलिस के पास गया राजेश की शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो लोकल पुलिस ने FIR तक लिखने से मना कर दी। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से राजेश से लड़ लड़ाकर अपने पूरे पैसे तो नहीं पर कम से कम 2.5 लाख के आसपास वापस निकलवा लिए थे। लेकिन उन 2.5 लाख रुपए से ना तो राजेश का कुछ बिगड़ा और ना ही शंकर चैन की नींद सो पा रहा था, क्योंकि शंकर ने जो कुछ भी टॉर्चर वहां पर सहा था उसकी कीमत सिर्फ 2.5 लाख रुपए तो नहीं हो सकती थी। और साथ ही शंकर को ये चीज भी पता थी कि वो तो वहां से किसी तरह से बचकर वापस आ गया है, लेकिन अभी भी काफी सारे इंडियंस उसी नर्क में फंसे हुए हैं। तो शंकर डिसाइड करता है कि जितने ज्यादा लोगों को हो सकेगा वो उस नर्क से निकाल कर वापस लाएगा। इसके लिए वो एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराता है, जो कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर साइबर पुलिस के सामने आ गई थी। अपनी शिकायत में उसने अपनी सारी आपबीती लिखी थी और साथ ही ये भी बताया था कि किस तरह से पूरा घोटाला चल रहा है, किस तरह से काफी सारे इंडियंस कंबोडिया में फंसे हुए हैं और किस तरह से कुछ एजेंट्स लोगों को बाहर नौकरी लगवाने के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहे हैं। शंकर की शिकायत की वजह से राजेश के साथ साथ लगभग 10 और एजेंटों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही काफी सारे लोगों को जो कि कंबोडिया में फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया लाया गया। शंकर के इस योगदान की वजह से भारत सरकार ने उसको नगद पुरस्कार भी देना चाहा, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। जब उन लोगों को इंडिया लाया जा रहा था तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर लाया गया, जिनमें से एक लड़के ने बताया कि उसकी उम्र 26 साल है और जब उसने कंप्यूटर साइंस से BSc की थी और जॉब ढूंढने लगा तो उसके एक लोकल एजेंट ने उसको एक डेटा एंट्री की जॉब शो की जो कि कंबोडिया में थी और उस जॉब के बहाने से उसको कंबोडिया में फंसा दिया। उन सब लोगों ने शंकर को थैंक्स कहा, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग वापस इंडिया आ पाए, क्योंकि उन लोगों ने तो एक टाइम पर उम्मीद ही छोड़ दी थी वापस आने की।